हाँ जी, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। रात के 2 बज रहे हैं। कुछ के लिए गुड नाइट का टाइम है, बट हमारे लिए बच्चा पार्टी गुड मॉर्निंग का टाइम है। तो क्लास शुरू करते हैं भाई अपनी। जैसा कि सबको पता है कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का है आज टेस्ट, तो उस चैप्टर को हम लोग करेंगे रिवाइज़। उस चैप्टर के अंदर सबसे पहला हमारे पास जो टॉपिक आता है वो शुरू होता है चार्ज। तो सबसे पहला सवाल ये, भाई चार्ज क्या होता है, इसके बारे में चलो बात कर लेते हैं। चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल। चार्ज एक मटेरियल की क्या है, प्रॉपर्टी है, ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन व्हेनेवर दैट मटेरियल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब इस मटेरियल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया तो या तो ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फील करता है या एक फोर्स ऑफ रिपल्शन को फील करता है, और जिस प्रॉपर्टी की वजह से ऐसा करता है दैट इज कॉल्ड चार्ज। अब ये चार्ज जो भाई साहब हैं, चार्ज ये 2 टाइप के होते हैं, सबको पता है ना आपको, पॉजिटिव और नेगेटिव। चलिए, नेगेटिव का मतलब है कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है मटेरियल का उसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। पॉजिटिव चार्ज कब हो जाता है, जब वहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाती है। एक्सेस ज़्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव, कम हो गया इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव चार्ज। अब ये चार्ज की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बारे में डिस्कस कर ली। पहली प्रॉपर्टी चार्ज की क्या है, लाइक चार्जेस रिपेल। दूसरी, अनलाइक चार्जेस तो बच्चा पार्टी हमने बात की कि जो लाइक चार्जेस हैं वो रिपेल करते हैं, जो अनलाइक चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट करेंगे। मतलब क्या है, अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज को दूसरे पॉजिटिव चार्ज के पास लेकर के जाना चाहूँ तो ये एक दूसरे को दूर धकेलेंगे, इस तरह रिपेल करेंगे। अगर पॉजिटिव को नेगेटिव के पास ले जाता हूँ, यानी कि अनलाइक चार्जेस को एक दूसरे के पास लेकर आता हूँ, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले हैं। अगली बात, चार्ज इज कंजर्व्ड। मतलब कि भाई चार्ज को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना क्रिएट किया जा सकता है, इसको सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो बोलते हैं कि चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है। अगली बात, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, दैट इज Q इज इक्वल टू NE। मतलब चार्ज को फाइंड न्यूमेरिकली भी कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला विच इज Q इज इक्वल टू NE। इसमें E क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। E क्या है इसमें, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, और इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जैसे कि किसी बॉडी पर मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, लेट अस अज्यूम, तो उसका चार्ज कितना होगा, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ऐसे करके चार्ज की वैल्यू को फाइंड किया जा सकता है। तो ये तो हुआ भाई चार्ज का, ठीक है, ये बेसिक है चैप्टर का, यहाँ से चैप्टर शुरू होता है अपना, रिवाइज कर लिया आपने। अब चार्ज की 2 पोजीशन हो, या तो चार्ज रेस्ट पर होगा या तो चार्ज मोशन में होगा।
तो अपने को अब वो वाला केस पढ़ना है जब चार्ज फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, तो हमारे पास नया कंसेप्ट आता है, वो है इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है? चलिए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान किसी मटेरियल में से कितना चार्ज फ्लो कर गया, यानी कि वही हमें बताएगा कि उसके अंदर से कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। अगर मैं न्यूमेरिकल रिलेशन की बात करूं तो I विल बी इक्वल्स टू Q बाई टी, राइट? ठीक है मेरी बात? यानी कि अगर यूनिट वैसे देखूं मैं तो कुल चार्ज का होता है कुलम्ब, चार्ज का यूनिट कुलम्ब होता है, मैंने नहीं बताया पिछले बार, तो टाइम का होता है सेकंड, कुलम्ब पर सेकंड। बट जो ऐसा यूनिट है करंट का वो है जी एम्पियर, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हो गया करंट कि किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान किसी मटेरियल में से जितना चार्ज फ्लो कर गया वो उसका अंदर से हम करंट फाइंड कर लेंगे। मतलब अगर मैं कहूँ कि एक सेकंड में किसी मटेरियल में एक सेकंड में 1 कूलम का चार्ज फ्लो कर गया तो करंट कितना हुआ? 1 एम्पियर। यहाँ से 1 एम्पियर की डेफिनेशन भी मिल गई कि अगर कोई पूछता है कि डिफाइन 1 एम्पियर, तो हम क्या करेंगे? When 1 coulomb of charge is flowing through a body in 1 second, that means there is 1 ampere current is flowing through that body। ये हो गया अपना इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद इलेक्ट्रिक सर्किट आता है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? एक कॉन्टिन्यूअस एंड closed path through which current passes। एक कॉन्टिन्यूस और क्लोज्ड पाथ जिसमें से करंट पास होता है वो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। अब ये इलेक्ट्रिक सर्किट भी दो टाइप के होते हैं, ओपन सर्किट और दूसरा है क्लोज्ड सर्किट। ओपन सर्किट जिसमें से करंट पास नहीं हो रहा होता, क्लोज्ड सर्किट जिसमें से करंट पास होगा, क्योंकि करंट को पास होने के लिए क्लोज लूप चाहिए। ठीक है भाई, करंट हो गया, इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। चलो अब इसको इरेज कर देते हैं, आगे समझते हैं। अब जितने भी मेरे पास इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं उन सब का सर्किट मैं रियलिटी में तो बना ही लेता हूँ, घर पर तो आपने देखा ही होगा, ये स्विच है, स्विच से आगे वायर्स गई हुई हैं। बट पेपर पर तो हम ऐसा नहीं कर सकते ना, तो इसलिए हम लोग इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के सिंबल्स यूज़ करते हैं। और उनमें जैसे कि अगर बात करो तो जैसे ये जो है ये एक सेल का सिंबल है ना, ये एक रजिस्टर का सिंबल है। ऐसे ही बहुत सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के सिंबल हमारे बुक में गिवन है, वो आपको पता होने चाहिए कि ये बल्ब का सिंबल क्या है, वायर क्रॉस कनेक्शन का सिंबल क्या है, रजिस्टर का सिंबल क्या है, एमीटर का सिंबल क्या है, वोल्ट मीटर क्या है, वो पता नहीं। अब इन सारे सिंबल्स को जब मैं एक डायग्राम बनाता हूँ और एक सर्किट को रिप्रेजेंट करता है वो डायग्राम, तो उस डायग्राम को बोलते क्या हैं? सर्किट डायग्राम। A diagram which represents the connections of a circuit is called circuit diagram। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट चीज आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये क्या है भाई? अज्यूम कर लेता हूँ मेरे पास एक चार्ज पड़ा हुआ है यहाँ। अरे मार्कर भैया, दूसरा मार्कर ट्राई करना पड़ेगा। लेट्स सी।
एक चार्ज मेरे पास है ये +2, ये यहाँ इन्फिनिटी पे कहीं मतलब दूर पड़ा हुआ है, इन्फिनिटी पर है। इस चार्ज को मुझे उठाकर इस पॉइंट ए पर लेकर के आना है, तो भैया एनर्जी चाहिए। मतलब भाई एनर्जी लगेगी तो कुछ वर्क डन होगा ना, फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट हुई तो वर्क डन हुआ ना, समझे? तो वर्क डन तो हुआ। अब इस चार्ज क्यू पर जितना भी वर्क डन हुआ, इसको इन्फिनिटी से उठाकर किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक ले जाने के लिए दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डिनोटेड बाय V, दैट इज W/Q। वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दोबारा रिपीट कर, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यूनिट क्या होता है भाई? वोल्ट, समझे? ठीक है। और 1 वोल्ट का मतलब क्या है कि अगर 1 कूलम्ब के चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक ले जाने में अगर 1 जूल का वर्क डन होगा, तो हम कहेंगे कि वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है? 1 वोल्ट। इसके बाद आता है पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या फर्क है पोटेंशियल डिफरेंस? देखो, ये अपना चार्ज के ऊपर पड़ा हुआ था, पहले मैं इसको ए पर लेकर के आया, फिर मैं चाहता हूं कि मैं इसको ए से बी पर लेकर के जाऊं, तो यहां भी कुछ वर्क डन हुआ, यहां भी कुछ वर्क डन हुआ। वर्क डन तो होगा, काम तो करना पड़ेगा। वर्क डन हुआ, यानी कि यहां भी पोटेंशियल, यहां पर भी पोटेंशियल अलग अलग होगा ना दोनों का, तो यहां से यहां लाने में वर्क डन शायद का अमाउंट अलग होगा, यहां से यहां लाने में अलग होगा, यानी कि इसका पोटेंशियल अलग है, इसका पोटेंशियल अलग है, तो दोनों के पोटेंशियल में डिफरेंस है। दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। और बाय डेफिनेशन अगर हम बात करें तो यहाँ मैंने क्या बोला था? वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट। यहाँ मैं क्या बोलूँगा? वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम ए गिवन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इन्फिनिटी से नहीं कह रहा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में जो वर्क डन होगी इस चार्ज को, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर यही निकालना पड़े, VA भी निकालना पड़े पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या आएगा? VA माइनस VB, है कि नहीं? WA/Q, WB/Q, Q LCM आ गया, WA माइनस W। ठीक है, ये छोटा सा हल्का सा एक रिलेशन भी हम लोग बना सकते हैं। तो ये हुआ हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, समझे? चलो, यहां तक करने के बाद अब अगले टॉपिक को समझते हैं। ठीक है, सो टॉपिक क्या है कि अब करंट के बारे में पता चल गया था, पोटेंशियल के बारे में भी पता चला, तो इसके बाद एक वैज्ञानिक आए। ठीक है, अब वैज्ञानिक ज्ञानी होते हैं, यानी कि नॉलेज वाले, तो मैं इनको बाबा बोल देता हूँ कि एक बाबा आए। अपने को इंडिया में बाबा ही अच्छे लगते हैं। जॉर्ज साइमन ओम, जॉर्ज साइमन ओम, ये आए महाराज, और इन्होंने ना एक रिलेशन बता दिया ये पोटेंशियल और करंट के बीच में। और क्या बता दिया? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। कहने का मतलब क्या है? जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। ठीक है भैया, अब देखो सिंपल सी बात है, ये पानी है, समतल पे तो पानी नहीं बहेगा ना, ऐसे टेढ़ा करूँगा तो पानी इधर जाएगा, ज़्यादा कर दूंगा तो ज़्यादा तेज़ी से जाएगा कि नहीं जाएगा? यही करंट के साथ है। अगर पोटेंशियल में डिफरेंस कम होगा ना तो करंट कम होगा, पोटेंशियल में डिफरेंस ज़्यादा होगा तो करंट भी ज़्यादा होगा। यही किसने कहा? जॉर्ज साइमन ओम ने। लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है। ये लॉ तभी एप्लीकेबल है जब जो मटेरियल है उसकी फिजिकल कंडीशन सेम रहे और उसका टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहे, तो ये एप्लीकेबल होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो इस बिहाफ पे ना दो टाइप के होते हैं कंडक्टर्स।
एक ओमिक कंडक्टर जो इस ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, दूसरे नॉन ओमिक कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। समझे मेरी बात? तो जब मैं अब यहाँ से साइन हटाऊंगा प्रोपोर्शनलिटी का तो आएगा V इज टू आई आर। अब ये R क्या है? ये वैसे तो प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है, ठीक है यहाँ पे, बट इसका नाम दिया गया रेजिस्टेंस। ये क्या होती है रेजिस्टेंस? अब इसको देख लेते हैं। हर एक मटेरियल जब उसमें जो चार्ज फ्लो करता है तो उसको वो अपोज करता है, ये एबिलिटी सबके अंदर है। सो द अपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ द चार्ज बाय द मटेरियल इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस, और इसके यूनिट होते हैं ओम। ओम बाबा ने दिया था ना, कभी कभी साइमन भी लिख देते हैं इसके यूनिट ना, बीच में भी नाम साइमन भी था। और ये ओमेगा, ये एक सिंबल है इनका, ठीक है जी। रेजिस्टेंस आ गया। ऑपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, यूनिट क्या है? ओम। समझे? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है भाई, चलो बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक हो गया क्लियर सब बच्चों को। अब रेजिस्टेंस के लिए एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, क्या? रजिस्टर। जिसका कि सिंबल होता है ये, है ना। अब ये रजिस्टर दो तरीके से कनेक्ट किए जा सकते हैं। पहला कॉम्बिनेशन, मार्कर को नींद आ रही है रात का समय, सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब इस तरीके के कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एक रजिस्टर का ये एंड पॉइंट दूसरे के स्टार्टिंग पॉइंट से जुड़ जाता है। एक का एंड दूसरे का स्टार्टिंग, एक का एंड दूसरे का स्टार्टिंग। तो ऐसा जो कॉम्बिनेशन है इसको क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। ये तीन रजिस्टर मैंने लगा दिए हैं, तीनों सीरीज में है, एक का एंड दूसरे के स्टार्टिंग से अगर जुड़ा हुआ है तो सीरीज कॉम्बिनेशन है। इसकी कुछ खास बातें हैं। पहली, करंट क्या होता है? सेम। जितना करंट R1 में से फ्लो हो रहा है उतना ही R2 में से होगा, उतना ही R3 में से होगा। मतलब जितना बैटरी में से निकला ना, तीनों को बराबर बराबर उतना करंट मिलेगा। करंट डिवाइड नहीं होता यहाँ, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज डिवाइड होता है। बैटरी से जो वोल्टेज आएगी वो तीनों में डिवाइड हो जाएगी, अलग अलग मिलेगी तीनों को। V1, V2, V3 अलग अलग क्यों मिलेगी? क्योंकि तीनों के रेजिस्टेंस अलग अलग है। समझे? और जो तीनों की रेजिस्टेंस वोल्टेज है अलग अलग, V1, V2, V3, अगर इन तीनों का टोटल कर देंगे तो टोटल V के बराबर आ जाएगी जो कि बैटरी दे रही थी। ठीक है। दूसरा कॉम्बिनेशन है अपने पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस तरीके के कॉम्बिनेशन में क्या होता है भाई, सभी रजिस्टर के इनिशियल पॉइंट एक तरफ और सभी रजिस्टर के R2, R1 और R3 सबके इनिशियल एक तरफ और सबके एंड पॉइंट एक तरफ ज्वाइन कर लेते हैं। तो ऐसा कॉम्बिनेशन कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसकी क्या बात है, यहाँ लिख देते, इसमें वोल्टेज सेम रहता है। सीरीज में करंट सेम था, यहाँ V ही आएगा। यहाँ पर करंट डिवाइड होता है। अगर बैटरी से सपोज 5 एम्पियर निकल रहा था तो ये तीनों को 5 वो तीनों में डिवाइड हो जाएगा, I1, I2, I3। वो वैल्यू पर डिपेंड करता है, या R की हो सकता है यहाँ 2 जा रहा हो, यहाँ 2 जा रहा हो, यहाँ 1 आ रहा हो, या 2 1.5 ऐसे आ रहा हो। तो करंट डिवाइड होता है मतलब। और जैसे यहाँ V1, V2, V3 V के बराबर था, ऐसे यहाँ जो भी करंट है I1, I2, I3 तीनों का जो टोटल है I के बराबर होगा। 4 रजिस्टर होंगे तो R4 भी आ जाएगा, उसमें वही कहीं नहीं है, ठीक है ना। फिर I4 भी लिखना पड़ेगा, 2 होंगे तो 2 ही लिखते हैं हम ऐसे। तो ये है दो तरीके के कॉम्बिनेशन, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। बहुत सिंपल है, इसमें करंट सेम, वोल्टेज सेम, वोल्टेज डिवाइड, करंट डिवाइड। चलो अब आता है हमारे पास डोमेस्टिक सर्किट्स। तो भाई अब डोमेस्टिक सर्किट को मैंने पहले भी डिस्कस किया था। 3 वायर होती हैं इसमें बेसिकली, है ना। एक रेड इंसुलेशन वायर होता है, एक ब्लैक इंसुलेशन वायर होता है,
एक ग्रीन इंसुलेशन वायर होता है, ये लाइव वायर होता है रेड वाला जिसमें से करंट जा रहा होता है, उसको भूल के भी छू मत लेना, अगर इसकी इंसुलेशन उतरी हुई है तो दिक्कत हो जाएगी। दूसरी है ब्लैक वाली, ये न्यूट्रल है, इसमें करंट नहीं होता। तीसरी ग्रीन है, ये अर्थिंग के लिए यूज़ करते हैं कि इनकेस करंट ज़्यादा आ गया सर्किट में भी तो शॉर्ट सर्किट होगा, तो फिर जो एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट आया वो कहाँ जाएगा, टीवी फ्रिज कूलर में जाएगा, तो अपना तो अप्लायंस ख़राब हो जाएगा। तो एक ग्रीन इसलिए अर्थिंग करता है कि अर्थ में चला जाए। ये 3 तरीके की वायर होती हैं भाई, इसके बाद तो तुमने थ्योरी पढ़ी होगी, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास इस चैप्टर में क्या, सेफ्टी डिवाइसेस। तो एक तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होता है ऐसे का ना, ऐसा एक ऐसी शेप का इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होता था पहले, अब वो यूज़ में नहीं होता ज़्यादा, एक वायर होती थी। जैसे ही करंट एक्सेस में आता था हीट आती थी, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट हो, क्योंकि जहाँ करंट होता है ना वहाँ हीट जनरेट होती है, तभी तो बल्ब ग्लो करता है, समझे ना आप। तो वो हीट की वजह से तार टूट जाती थी बीच में, तो सर्किट ब्रेक हो गया, तो जो एक्स्ट्रा करंट है वो हमारे अप्लायंसेस तक नहीं पहुँच पाता था, तो सेफ्टी हो गई। आजकल आते हैं MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, देखिए ना, जैसे ही शॉर्ट सर्किट या कहीं एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट आता है वो MCB डाउन हो जाती है और हमारे अप्लायंसेस सेफ हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा चैप्टर हमने आज कर लिया रिवाइज, ठीक है। बट स्टिल अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप मुझसे हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप चलता है उसमें अभी पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट अगर आपका है, ठीक है। ये चैप्टर हमने रिवाइज कर लिया है। आई होप कि आप सबको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा।